Okay, students, once again welcome to the part 2 of the chapter number 8. लास्ट क्लास में जो आपको मैंने कराया था राइट, उसका मैं आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जावा क्लासेस क्या होता है, और हमने उसमें एग्जांपल देखा था एक क्लास रूम करके एक क्लास बनाया था, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्लास क्या होता है, क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रूम है, ठीक है, इसके ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ़ विंडोज़। उसके बाद में हम इस एट्रीब्यूट्स को डेटा मेंबर भी कहते हैं, और उस पर्टिकुलर डेटा मेंबर के अंदर एक फंक्शनलिटी भी देखा था हमने, इसको बोला था क्लास मेथड या क्लास फंक्शन। ये क्या काम करता है, ये कुछ ऑपरेशन जो डेटा मेंबर्स है उनके ऊपर कोई ऑपरेशन करना हो या एक्सेस करना हो उनकी वैल्यू को, तो ये डायरेक्टली उसको एक्सेस भी करता है, राइट। तो लास्ट वीडियो आपको एक बार रेफ़र करना है तो फिर से आप पुराना वीडियो देख के सारा चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि क्लास किस तरह से डिफ़ाइन होती है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको रूम R1 R2 हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि ये हम एक क्लास बना रहे हैं, राइट। इस क्लास के अंदर हमने ये डेटा मेंबर डिक्लेयर किए हैं, ये 4 डेटा मेंबर्स हैं, और उसके बाद ये मेंबर फंक्शंस है 1 2 एंड 3। और फिर ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने रूम R1 और रूम R2, दो तरह से ये किया था डिक्लेयर करके, फिर इंस्टेंटिएट किया और ये इनिशियलाइज़ किया, राइट। ये दो ऑब्जेक्ट को 3 अलग अलग तरीके से हमने बताया आपको कैसे। एक तरीका ये होता था, राइट, जिसमें पहले ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो। डिक्लेरेशन का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू उसको अलोकेट हो गई, राइट, इट्स जस्ट ओनली रेफरेंस वेरिएबल आया, राइट। इसको हमने बताया था इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, राइट। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये इसको मेमोरी अलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे, तब जाके ये इंस्टेंटिएट होगा। अगर एक लाइन में यूज़ करेंगे यूजिंग कंस्ट्रक्टर तो इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। फिर हमने डॉट ऑपरेटर को समझा था कि डॉट ऑपरेटर क्या होता है। जो भी R1 हमने यहाँ R2 ये दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं इस रूम के, तो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, इस R1 R2 के अंदर लेंथ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ़ विंडोज़, ये चारों डेटा मेंबर उसका पार्ट है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था इस क्लास के अंदर फंक्शंस भी है, एक है सेट एट्रीब्यूट, एक है एरिया, एक है डिस्प्ले। तो ये भी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पार्ट है, इसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो डॉट ऑपरेटर यूज़ होता है एक्सेसिंग दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्लास, राइट। उसके बाद में हमने यहाँ पे जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन देखिए यहाँ यूज़ किया है। प्रिंट एलन एक फंक्शन है जो देखा जाए तो बिल्ट इन है। तो ये डिस्प्ले भी एक फंक्शन बनाया जो हमने बनाया, सेट एट्रीब्यूट भी एक फंक्शन बनाया जो हमने बनाया, राइट। तो ये कहाँ बनाया, ये हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया। यहाँ पे 3 फंक्शन को डिक्लेयर किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंस फंक्शन या क्लास मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सेसिबल है थ्रू ऑब्जेक्ट R1 R2, डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब आगे हम जो समझने वाले हैं और देख लेते हैं क्या चीज़ थी, राइट। इसके अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन को समझा कि ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे अलोकेट होती है, हीप मेमोरी से उसको स्पेस मिलती है। और फिर हमने इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल किया यूजिंग डॉट ऑपरेटर, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। और क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड क्या होते हैं, आज यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। यस, आज यहाँ से शुरू करेंगे क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड। तो क्लास वेरिएबल का मतलब ये होता है कि दैट कैन डायरेक्टली बी एक्सेस्ड विदाउट दी ऑब्जेक्ट एंड विथ दी ऑब्जेक्ट, बोथ, दोनों से। जैसे यहाँ पे हमने R1 और R2 को यूज़ करके डिस्प्ले यूज़ किया है, यहाँ पे R1 का यूज़ करके लेंथ को एक्सेस किया है, R1 और R2 का यूज़ करके विड्थ को एक्सेस किया है, राइट। तो ये एक्सेसिबल है थ्रू ओनली इंस्टेंस, क्योंकि ये है आपके इंस्टेंस वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। अब ये क्लास वेरिएबल तब बनेंगे, देखो वेरिएबल 3 तरह के हैं। क्लास वेरिएबल, राइट, जो डायरेक्ट क्लास के नाम से और ऑब्जेक्ट के नाम से दोनों से एक्सेस हो सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस हो सकते हैं। तीसरे होते हैं लोकल वेरिएबल्स, जो किसी भी फंक्शन के अंदर ये आर्ग्यूमेंट में या इस बॉडी के अंदर डिक्लेयर किए जाएं। उसकी लाइफ जो स्कोप होता है, स्कोप यानी लाइफ ऑफ वेरिएबल होता है, वो सिर्फ लिमिटेड टू पर्टिकुलर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो यहाँ अभी हमारे पास देखा जाए तो एक लोकल वेरिएबल है और ये इंस्टेंस वेरिएबल है। क्लास वेरिएबल तब होगा जब हम उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दें। अगर आपको याद हो तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड हमने यहाँ से शुरू किया था। ये स्टैटिक का मतलब है कि ये स्टैटिक यानी इस क्लास का
राइट इस क्लास का मेथड है, ये क्लास मेथड है जो डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड विथ ऑब्जेक्ट एज वेल। तो अब यहाँ पे कहीं भी देखोगे तो स्टैटिक वर्ड नहीं लगा है, राइट यहाँ डायरेक्टली वॉइड लिखा है, यहाँ डबल लिखा है, ये वॉइड लिखा है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ कहीं स्टैटिक लिख दूंगा तो वो हो जाएगा क्लास का वेरिएबल या क्लास का मेथड, क्योंकि ये मेथड है तो मेथड के आगे अगर स्टैटिक लगा दूंगा तो हो जाएगा क्लास मेथड, और ये वेरिएबल है और वेरिएबल के डेटा टाइप के आगे अगर स्टैटिक लगा दूंगा वो हो जाएगा क्लास का। अब आपको मैं एग्जांपल के समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई नंबर ऑफ़ विंडोज़ फाइंड कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे ये रूम का एग्जांपल बताया था, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का डेटा यहाँ दिया हुआ है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ विंडोज़ करना हो तो क्या हमें आगे इधर एक कॉलम चाहिए या सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए जिसमें इन सब का टोटल आए? बट ऑब्वियसली हमें एक ही वेरिएबल चाहिए जिसमें इन सब का टोटल आए। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस किया जा सकता है और डायरेक्टली भी एक्सेस किया जा सकता है। हम ऐसे वेरिएबल को क्लास वेरिएबल बोलते हैं जिसके लिए स्टैटिक कीवर्ड यूज़ होगा। रिमेंबर क्लास वेरिएबल में स्टैटिक कीवर्ड यूज़ होगा। आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। Let us declare a class variable total windows by adding following statement in the class instance variable static। यहाँ देखिए static word आया, static का मतलब हुआ क्लास में ये पूरा का पूरा static integer total windows। Now static variable can be accessed without creating an instance of a class, यानी इनको एक्सेस किया जा सकता है without creating an object of a class, right? If we try to display the value of total windows without creating an object room, it will display 0. Just like a class variable, class method can be defined right using static keyword in front of the method definition. Try this thing। जैसे ये बताया static void display total windows। अब यहाँ total window display करने के लिए ये दिया। अब यहाँ important याद देखिए क्या लिखा है, class members और variables and methods can be referred without class name by the methods of the same class। जैसे मैंने बोला कि without object के थ्रू डायरेक्टली क्लास के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। अभी आपको इसका एक एग्जांपल प्रैक्टिकल में आपको अपडेट करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ एक स्टैटिक टोटल विंडोज़ को ऐड किया है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डाला है जिसको क्लास वेरिएबल दिया है, राइट। और इसके बाद में इसको एक्सेस करेंगे विदाउट यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट, राइट, विदाउट ऑब्जेक्ट के बिना उसको हम यूज़ करेंगे, राइट। और साथ में देखेंगे इस टोटल विंडोज़ को, देखो यहाँ पे डिस्प्ले भी किया है सेट विंडोज़ करके, राइट, कि किसकी सेट विंडोज़ की टोटल विंडोज़ कितनी होगी वो इसमें डाल दिया है डिस्प्ले कराने के लिए। मैं इसको अभी प्रोग्राम में अपडेट करता हूँ और अभी आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। लेट मी अपडेट दिस हियर, राइट, एंड शो यू द कोड। यस, तो ये देखिए प्रैक्टिकल जो मैंने आपको बताया स्टैटिक के बारे में। नाउ यू कैन सी जस्ट आई हैव एडेड हियर अ स्टैटिक न्यू इंटीजर विच इज़ कैन टर्म्ड एज अ क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल क्यों, क्या बता दिया कि ये पर क्लास एक वेरिएबल रहेगा, यानी दिस कैन बी एक्सेस डायरेक्टली थ्रू ऑब्जेक्ट एज वेल एज थ्रू दी डायरेक्ट क्लास। जैसे भी आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या किया है, एक ये इंक्लूड किया है और एक नया ये इंक्लूड किया है सेट नंबर ऑफ़ विंडोज़, जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसी को इंक्लूड किया है। यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है सेट एट्रीब्यूट में कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ विंडोज़ को मैंने यहाँ ऐड कर दिया है कि लेट द टोटल नंबर ऑफ़ विंडोज़ कैन ऑल्सो बी एडेड। यहाँ पे हमने एक और चीज़ किया है, राइट, इसको किया है। अब देखिए इस प्रोग्राम को वापस उसी तरह से रन किया है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, माइनर डिफरेंस। लेट मी शो यू क्या क्या चेंज आया है। यहाँ पे डिस्प्ले वही है, सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ ऐड की हैं। यहाँ पे ऐड किया है हमने टोटल नंबर ऑफ़ विंडोज़ प्रिंट करने के लिए। देखिए ये जो है टोटल विंडोज़, ये वेरिएबल है जो क्लास के अंदर है। जैसे दूसरे वेरिएबल हैं लेंथ विड्थ हाइट नंबर ऑफ़ विंडोज़, ये है टोटल नंबर ऑफ़ विंडोज़। इसी तरह से इसको जो एक्सेस कर रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ अभी मैं रूम क्लास से एक्सेस कर रहा हूँ, ना कि इसके ऑब्जेक्ट से। देखिए R1 R2 से नहीं, राइट, ये रूम क्लास है, इस क्लास के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ रूम डॉट टोटल विंडोज़। जैसे R1 डॉट विड्थ लिया है, हाई लेंथ दिया है, R2 लिया है, ऐसे ही यहाँ पे टोटल विंडोज़ को। लेट मी कंपाइल इट, शो यू द प्रोग्राम। कंपाइल करके देखें और ये आउटपुट देखिए, राइट, यू कैन सी दिस आउटपुट। यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल विंडोज़ प्रिंट हो रहा है 7, जो कि 3 विंडोज़ यहाँ पे हैं, 4 विंडोज़ यहाँ पे, इन दोनों का सम आया 7। अब आप देखेंगे तो इस चीज़ को मैं दोबारा से प्रिंट करा रहा हूँ। लेट मी कॉपी, यहाँ पे एक चीज़ कर रहा हूँ, फिर से पेस्ट कर रहा हूँ और फिर से पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये इसको क्लास से डायरेक्टली एक्सेस किया है, ऐसे ही हम इसको ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। जैसे R1 ऑब्जेक्ट है और R2 ऑब्जेक्ट है, तो इसके थ्रू अगर हम कंपाइल करेंगे, राइट, तो भी चलेगा, तो भी सेम देखेंगे।
सेम आउटपुट दे रहा है, राइट। यू कैन सी दिस आउटपुट। सो इससे मतलब ये समझ में आइए कि आपको स्टैटिक जो भी हमारे स्टैटिक मेंबर हैं, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास वेरिएबल, और दे कैन डायरेक्टली एक्सेस थ्रू दी क्लास और कैन ऑल्सो भी एक्सेस थ्रू दी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। जहाँ भी स्टैटिक कीवर्ड आएगा, स्टैटिक का मतलब आता है दो आर टर्म्ड एज क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड। क्लास मेथड के लिए एक और प्रोग्राम दिखा देता हूँ मैं अभी। ये देखिए, अभी टेक्स्ट बुक में दिया है, जैसे एक फंक्शन दिया है, इसके आगे स्टैटिक लगाया है, एक क्लास दिया है, प्राइम करके बनाया है, इसके अंदर कोई मेंबर नहीं, डेटा मेंबर नहीं, खाली मेंबर फंक्शन यूज़ किया है। ध्यान से देखिए, इसके आगे यहाँ क्या लगा है, स्टैटिक बुलियन। लेट मी शो यू दिस प्रोग्राम, राइट। ये मैंने प्रोग्राम किया है अभी यहाँ पे प्राइम क्लास में आते। देखिए, अब ये मैंने पूरा का पूरा कंटेंट इसको हाइड किया है, इसको ओपन कर देता हूँ ना। इसमें देखेंगे तो इस क्लास के अंदर सिर्फ एक फंक्शन डिक्लेयर है जिसका रिटर्न टाइप है बुलियन, एक उसका टाइप है स्टैटिक, जैसे हमने यहाँ पब्लिक स्टैटिक लिखा है, यहाँ भी स्टैटिक लिखा है, राइट। एक फंक्शन का नाम दिया है इस प्राइम, जैसे यहाँ पे किया है हमने, क्या किया है, ये इस क्लास के अंदर देखेंगे, क्लास के अंदर रूम के अंदर ये फंक्शन बनाया था, इसके आगे लिखा था वाइड, इसके आगे नाम दिया सेट विंडोज़, यहाँ सेट विंडोज़ नाम था, और इसको एक्सेस कर रहे थे हम R1 के थ्रू। देखें, R1 सेट विंडोज़, R2 सेट विंडोज़ ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइट। और ये एक फंक्शन है जो भी मैंने आपको बताया, राइट। ये हमने यहाँ डिक्लेयर किया स्टैटिक, और यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है टोटल विंडोज़, जो हमने डायरेक्ट क्लास के नाम से किया और ऑब्जेक्ट के नाम से किया। अब ये क्या है, ये है आपका फंक्शन। इस फंक्शन का काम क्या है, वो इसके अंदर डिफाइन है ना। अभी इस फंक्शन को समझना नहीं है, इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, इस फंक्शन के अंदर हमने प्राइम नंबर का लॉजिक लिखा है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम में दिया हुआ है, इससे पहले वाले में, उसको देख सकते हैं। सिर्फ समझना ये है कि ये फंक्शन ये कर रहा है कि अगर प्राइम होगा तो वो रिटर्न करेगा यहाँ पे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स, राइट। इस प्रोग्राम के अंदर पूरे के पूरे लॉजिक को, यहाँ इस लॉजिक लिखा है उसमें, वो जिसको अभी हम नहीं समझ रहे, राइट। लेकिन इसको एक्सेस कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ लूप बना रहे हैं, राइट। लेट मी क्लियर दिस एंटायर आउटपुट, जो पुराना आउटपुट है उसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखेंगे ना क्या लिखा है, द प्राइम नंबर्स बिटवीन 3 and 100। यहाँ पे n नंबर 3 पास कर रहा हूँ, 3 से लेके 100 तक। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है इफ़ प्राइम डॉट ईज प्राइम, यहाँ पे वो फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइम। देखो, ये डायरेक्ट क्लास के नाम से कर रहा हूँ, क्लास के नाम से किया, प्राइम डॉट ईज प्राइम। ईज प्राइम फंक्शन है जो रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होगा इसका मतलब क्या है, इफ़ ट्रू तो ये प्रिंट करो। और ये क्या चीज़ है, एन। एन यानी अगर नंबर हम 3 से लेके 100 तक ये लूप में भेजेंगे, दो बढ़ाते हुए, क्योंकि पता है कि इवन नंबर कोई प्राइम नहीं होता है 2 को छोड़ के। तो 3 + 2 5 + 7, ऐसे हर एक ऑड नंबर 3 से लेके 100 तक यहाँ चेक किया जाएगा। अगर वो प्राइम है तो यहाँ प्रिंट होगा। लेट मी शो यू, कंपाइल करते हैं इसको, देखिए और रन करके देखते हैं। देखो ये क्या लिखा है, प्राइम नंबर्स बिटवीन 3 and 100। तो ये सारे प्राइम नंबर की लिस्ट प्रिंट हो गई, राइट। तो ये हमने क्या किया, ये हमने मेथड कौन सा है, क्लास मेथड, याद रखिएगा, क्योंकि स्टैटिक लगाया है इसलिए क्लास मेथड है। इसमें हमने देखिए स्टैटिक नहीं लगाया था, सेट एट्रीब्यूट्स, सेट विंडोज़, राइट। तो इसमें क्या है, ये आपके इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस फंक्शन। जो फंक्शन ऑब्जेक्ट से एक्सेस होंगे उसको हम इंस्टेंस बोलेंगे, इंस्टेंस फंक्शन बोलेंगे, या क्लास फंक्शन नहीं बोल सकते, राइट। क्लास फंक्शन उनको बोलेंगे जिनके आगे स्टैटिक लगा होगा, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट और बिना ऑब्जेक्ट के, यानी डायरेक्ट क्लास से भी हो सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, देखिए टेक्स्ट बुक में क्या चीज़ है। ये हो गया, इसके आगे देखते हैं। यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया है, देखिए रिमेंबर करने के लिए बोला है कि क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड कैन बी एक्सेस यूजिंग क्लास नेम और रेफरेंस वेरिएबल दोनों। टू इंक्रीज इट इज एडवाइज एक्सेस विद द क्लास नेम, राइट। क्लास नेम से ही स्टैटिक वालों को यूज़ करेंगे। क्लास वेरिएबल एंड क्लास मेथड कैन बी एक्सेस फ्रॉम इंस्टेंस मेथड ऑल्सो, जैसे मैंने कहा इंस्टेंस के मेथड यानी ऑब्जेक्ट से भी किए जा सकते हैं। इंस्टेंट वेरिएबल्स एंड इंस्टेंट मेथड कांट बी एक्सेस फ्रॉम क्लास मेथड एज क्लास मेथड्स डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे मैंने कहा कि जो स्टैटिक मेंबर हैं, राइट, स्टैटिक जो भी हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स यानी स्टैटिक नहीं है, राइट, जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल हैं वो क्लास मेथड से नहीं एक्सेस होंगे, राइट। यानी अगर आप स्टैटिक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो स्टैटिक मेंबर ही एक्सेस होंगे, नॉन स्टैटिक फंक्शन उसमें यूज़ नहीं होंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल्स का बताया है कि लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल क्या है, मैंने पहले भी बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। लोकल वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरिएबल्स इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हैं, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जो क्लास के अंदर जहाँ स्टैटिक नहीं लगा हो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। और क्लास वेरिएबल वो होंगे जिनके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा होगा, उसको हम कहते हैं क्लास वेरिएबल, राइट।
अब नया टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि एक ही फंक्शन, यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल दिया है, एक ही नाम का फंक्शन अलग अलग तरह से यूज़ करना, जैसे स्टैटिक इंटीजर मैक्स, स्टैटिक इंटीजर मैक्स, स्टैटिक डबल मैक्स। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तीनों के तीनों फंक्शनों का नाम है मैक्स, लेकिन यहाँ देखिए इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, इंटीजर एक्स वाई जेड, डबल एक्स, डबल वाई, डबल जेड, यहाँ पे इनके आर्ग्यूमेंट्स बदल रहे हैं और इनकी डेटा टाइप बदल रहे हैं, राइट। तो एक ही फंक्शन, राइट, तीन तरह से काम हो रहा है, यानी व्हेन वी यूज़ अ सेम थिंग राइट इन अ डिफरेंट वे इज़ कॉल्ड अ मेथड ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए इसका हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स, यानी एक चीज़ के बहुत सारे तरीके करने के, राइट। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेथड विद द सेम नेम, यहाँ पे देखा है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेथड विद द सेम नेम, यहाँ मैक्स नेम है। वी कैन हैव अ डिफरेंट मेथड्स दैट हैव अ सेम नेम बट अ डिफरेंट सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब क्या है, यहाँ नंबर ऑफ पैरामीटर्स यानी आर्ग्यूमेंट्स और इसके डेटा टाइप्स, राइट। यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ इंटीजर इंटीजर है तो यहाँ दो बार इंटीजर इंटीजर नहीं होना चाहिए, या एक हो या तीन हो या चार हो, सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं होने चाहिए, तो वो सेम सिग्नेचर हो जाएगा, तो वो एरर करेगा। यहाँ पे दो डबल एक्स, डबल वाई, डबल जेड, ये तीन है, ये भी तीन है, ये चलेगा क्योंकि यहाँ डेटा टाइप इंटीजर 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 है, यहाँ डबल 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 है, राइट। इस तरह से वो चलेगा। लेकिन दोनों के दोनों दो हों इंटीजर इंटीजर, तो नीचे दो इंटीजर इंटीजर नहीं चलेंगे, राइट। द मेथड सिग्नेचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड नेम एंड द टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, ऑब्जेक्ट और बेस टाइप इज अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, जैसे ये बताया। ये अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में कैसे यहाँ पे एक प्रिंट लाइन का एग्जाम्पल दिया है, आपको मैं इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू इन अ डिफरेंट वे कैसे यूज़ करते हैं इसको। हियर यू कैन सी द प्रोग्राम। ये देखिए एक प्रोग्राम बनाया, प्रिंट लाइन का क्लास बनाया है, ठीक है। इसमें क्या किया है, इसमें मैंने प्रिंट फंक्शन को डिक्लेयर किया है। ध्यान से देखेंगे तो प्रिंट फंक्शन यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। इसका अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लूप लिखा है। लूप में क्या लिखा है, 1 से लेके 30 तक ये लूप चलेगा। इसमें ये इक्वल टू साइन प्रिंट करेगा और उसके बाद लाइन ब्रेक करेगा। फिर इसी फंक्शन को ध्यान से देखिए, यही नाम दिया है प्रिंट, लेकिन इसके अंदर एक सिग्नेचर यानी इंटीजर एन पास किया है। अब एन का मतलब क्या हुआ, मैं वैल्यू ये जो है यहाँ दूसरी जगह से इनपुट लेंगे और यहाँ 30 की जगह जो वैल्यू हम पास करेंगे एन की जगह वो आएगा, और उसकी जगह जहाँ एन पास करेंगे वहाँ इक्वल टू की जगह हैश प्रिंट होगा। अब ध्यान से देखो, इसी फंक्शन को फिर से डिक्लेयर किया है, रीडिक्लेरेशन, तो एक ही नाम के तीन फंक्शन डिक्लेयर किए। इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग एज वेल एज पॉलीमॉर्फिज्म। यस, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ऊप कंसेप्ट। ऊप कंसेप्ट का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के हिसाब से इसको पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे कैरेक्टर भी मैं अपने चॉइस का डिक्लेयर कर रहा हूँ और एन यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर भी दे रहा हूँ कितनी बार। तो यहाँ पे मैंने जो हैश किया है उसकी जगह ये CH यानी जो कैरेक्टर आएगा वो यहाँ प्रिंट होगा। तो अभी पॉली डेमो करके मैंने क्लास बनाया, इसी नाम से इसको सेव किया है .java करके, क्योंकि हम इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखो, विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, इस क्लास के नाम से, राइट, इस फंक्शन को जो मैंने लिखा है, इस फंक्शन को मैं यहाँ एक्सेस कर रहा हूँ। तो देखिए, जब मैं विदाउट पासिंग एनी वैल्यू, राइट, ये क्या लिखा है, प्रिंटिंग लाइन डॉट प्रिंट, तो ये क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन पास होगा ये वाला कॉल होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, इट्स अ ब्लैंक, प्रिंट ब्लैंक, मतलब जो यहाँ से मैच हो रहा है, ये सिग्नेचर मैच हो रहा है इसका, तो ये क्या करेगा, ये 30 टाइम इक्वल टू साइन प्रिंट करेगा, राइट। उसके बाद में क्या लिखा है, प्रिंट लाइन डॉट प्रिंट 10। अब ये 10 क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर 10 यहाँ रिसीव होगा, यहाँ से वैल्यू पास हो रही है, इधर एन में आ रही है, और ये एन क्या है, 10 यानी अब ये यहाँ 10 रिप्लेस करेगा और उसकी जगह क्या होगा, 10 टाइम हैश साइन प्रिंट होगा। अब ध्यान से देखो, इसके नीचे लिखा है प्रिंट लाइन डॉट प्रिंट, राइट। मैंने फिर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ स्टैटिक लिखा है इसलिए ऑब्जेक्ट के बिना हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके हुए हैं, आपके क्लास फंक्शन हैं, क्लास मेथड हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस किए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप है, इसलिए कैरेक्टर मैंने यहाँ पास किया है सिंगल कोट लगा के स्टार, यानी स्टार की लाइन बनाओ और 20 नंबर ऑफ स्टार प्रिंट होने चाहिए। इसको कंपाइल करके देखते हैं, देखिए कोई एरर नहीं है, रन करके देखते हैं। हाँ देखिए, तो पहले ये 30 लाइन की इक्वल टू प्रिंट हुआ जो यहाँ से आ रहा है, जो मैंने यहाँ कॉल किया, ठीक है। फिर हैश आया, 10 बार हैश आया क्योंकि मैंने 10 यहाँ लिखा, मैं इसको भी 20 कर देता हूँ और यहाँ भी 10 कर देता हूँ। दोबारा कंपाइल करता हूँ, देखिए क्या क्या फ़र्क आता है। यहाँ पे देखो इक्वल टू में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन ये बदल गया, ये 20 हो गया और ये स्टार हो गया। अब देखो स्टार की जगह हम एक काम करते हैं, राइट, लेट मी राइट विद द डॉलर, ठीक है, $/20 कंपाइल करते हैं। देखिए ये डॉलर की लाइन बनी, राइट। तो क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया, एक ही नाम का फंक्शन 3 अलग अलग तरह से काम कर रहा है। इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को कहते हैं जनरली हम फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग।
अगला टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर। यस, कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है, स्पेशल मेथड है, राइट। जब ऑब्जेक्ट बनता है उस ऑब्जेक्ट के साथ जो भी उसके डेटा टाइप या उसके मेंबर्स जुड़े हुए हैं वो उसके साथ में उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए R1 R2। तो R1 के लेंथ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ विंडोज़, R2 की इन सब की इससे जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे R3 बनाऊँ तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ इन सब के लिए कोई ना कोई वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए। तो ये वैल्यू असाइन करने का काम करता है कंस्ट्रक्टर, राइट। लेट मी शो यू एग्जांपल। जैसे ही मैंने R3 ऑब्जेक्ट बनाया तो ये 0 0 0 0 वैल्यू यहाँ पे आ गई। ऐसा नहीं कि मैं वैल्यू बदल नहीं सकता, वैल्यू बिल्कुल बदल सकता हूँ, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, राइट, उस समय इसकी वैल्यू 0 0 0 असाइन कौन करता है? एक स्पेशल मेथड है जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसका और नाम भी है, इसको कहा जाता है मैनेजर मेथड या मैनेजर फंक्शंस, राइट। लेट मी रीड दिस फॉर यू, राइट। लेट अस सी क्या है इसमें। अब इसके कुछ रूल्स हैं। क्या लिखा है? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मेथड दैट इज इन्वोक व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे मैंने कहा ना, जैसे ही नया ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहे नहीं, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी समय ये वैल्यू इन्वोक कर देता है। क्या लिखा है? इस स्पेशल काइंड ऑफ मेथड इज इन्वोक व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर कैन परफॉर्म एनी एक्शन बट इट इज मेनली डिजाइन टू परफॉर्म इनिशियलाइजिंग एक्शंस। इनिशियलाइजिंग का मतलब इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना। देखिए, बाय डिफॉल्ट 0 0, ऐसा नहीं कि मैं 0 0 ही रखूँ, हम इसमें 0 की जगह कोई और वैल्यू पास भी कर सकते हैं, वो हम प्रोग्राम में देखेंगे प्रैक्टिकल में, राइट। अब क्या लिखा है? कंस्ट्रक्टर, देखो, वी हैव यूज्ड द क्लास विदाउट यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। एवरी क्लास इज हैविंग अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, समटाइम रेफर टू एज अ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। यस, नो आर्ग्यूमेंट मतलब ब्लैंक। जो आर्ग्यूमेंट मैंने आपको दिखाया ना कि ये जो है विदाउट आर्ग्यूमेंट, दिस इज व्हाट द, जैसे हमने प्रिंट लाइन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है यहाँ पे, राइट, इट इज़ अ ब्लैंक, राइट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वही होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, इट इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट्स एंड न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफॉल्ट वैल्यू बेस्ड ऑन द डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब नंबर है तो 0 आएगा और कैरेक्टर है तो ब्लैंक आएगा। इसके कुछ रूल्स हैं। क्या है? कंस्ट्रक्टर डिफर फ्रॉम जनरल मेथड इन द फॉलोइंग वेज। अब इसका जो फंक्शन हमने बनाया है, ये फंक्शन है प्रिंट लाइन, और जो हम फंक्शन बनाएंगे कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल फंक्शन है, उसमें कुछ फ़र्क है। देखिए क्या होता है, जैसे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जो भी इंस्टेंस फंक्शन है या क्लास फंक्शन है, राइट, उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर कैन नेवर बी कॉल्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑटोमेटिकली इन्वोक, वो अपने आप ही इन्वोक होता है, उसको कॉल नहीं किया जा सकता, राइट। देखिए, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज अ क्लास नेम। पहला रूल है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होना चाहिए जो क्लास का नाम है। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, यानी उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, राइट। तीसरा क्या लिखा है? कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक इम्प्लिसिटली ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर। यस, ये न्यू ऑपरेटर से ऑटोमेटिकली चलता है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली एल्सवेयर इन द प्रोग्राम। कंस्ट्रक्टर कभी भी ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, इसलिए इसको किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको इन्वोक किया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखेंगे, क्लास करके यहाँ रूम है, तो ये देखिए यहाँ पे रूम फ्लोट, यहाँ आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, ये 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, राइट। तो ये ध्यान से देखोगे तो जो नाम क्लास का है वही नाम यहाँ फंक्शन का है। तो ये क्या है? यहाँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर विद अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, यहाँ 4 आर्ग्यूमेंट है, ये 2 आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि सेम नेम है। तो अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शन ओवरलोडिंग, तो ये क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हुआ ऑटोमेटिकली, राइट, जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ध्यान से देखिए, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ लिखा है रूम R1 इज इक्वल टू न्यू रूम, यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये 2 वैल्यू वाला है, तो यहाँ 2 वाले में जाएगा, यानी 2 वाले में क्या है? लेंथ और विड्थ जाएगी, बाकी हाइट यहाँ फिक्स कर दिया है, नंबर ऑफ विंडो फिक्स कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 4 वाला किया है, तो 4 वाला किएगा तो 4 वाला यहाँ पे जाएगा, राइट। तो लेट मी शो यू दिस प्रोग्राम, राइट। इसको प्रोग्राम को दिखाता हूँ आपको मैं किस तरह से ये होगा अभी। देखिए अभी जो है ना, यहाँ पे मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल के लिए दिखा है। ये देखेंगे तो ये क्लास बनाया है रूम, राइट। इसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया था R1 R2 R3, थोड़ा सा चेंजेस किया है प्रोग्राम में। देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम आगे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैंने वो भी ये वाला जो प्रोग्राम है फिगर 8.7 एंड फिगर 8.8 दोनों को कंबाइन करके दोनों को समझा रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर बनाया, ये कंस्ट्रक्टर बनाया और ये कंस्ट्रक्टर बनाया, राइट। तो देखेंगे तो जैसे मैंने मेथड बताया इससे पहले, राइट, मेथड विथ सेम नेम, यानी इसको मेथड ओवरलोडिंग कहा। यहाँ कंस्ट्रक्टर विथ सेम नेम है। पहला रूल ये है कि नाम जो क्लास का है वही नाम कंस्ट्रक्टर का होना चाहिए, इसलिए यहाँ वॉइड भी नहीं लिखा है, राइट, ना ही स्टैटिक लिखा है, कुछ नहीं,
कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ वॉइड भी नहीं होना चाहिए, इंटीजर भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एरर देगा। तो पहला रूल ये है कि जो नाम क्लास का है वही नाम कंस्ट्रक्टर का होना चाहिए। अब ये कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं लिखा है, इसके अंदर ब्लैंक है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं 1 2 3 4 आर्ग्यूमेंट, यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। तो कंस्ट्रक्टर बोलेंगे कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट या कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। अब ये कंस्ट्रक्टर को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करते हैं। अब यहाँ पे बाकी देखेंगे तो ये 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, R1 R2 R3। R1 ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ 2 आर्ग्यूमेंट से, 16 और 12.5 वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे इसमें जाएगा 2 वाले में। तो इसकी हाइट क्या होगी, 10 यहाँ डिफाइन की है, L और W यानी लेंथ और विड्थ यहाँ से पास हो रही है। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ क्या लिखा है, न्यू कीवर्ड लिखा ना, जब आप न्यू कीवर्ड लिखते हो उस समय कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है ऑटोमेटिकली। रिमेंबर, ये इन्वोक हो रहा है, कॉल नहीं किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली इन्वोक हो रहा है। उस समय ये वैल्यू पास कर रहा है किसमें, R1 के अंदर। ठीक है, और फिर जब R2 बना रहे हैं, फिर R2 में मैंने ये कंस्ट्रक्टर पास किया 20 14 12 और 2, राइट। तो ये 4 वाले में जा रहा है। ओके, तो ये दूसरे में जाएगा। और तीसरा जो है कुछ भी नहीं लिखा है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 0 होता ही है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हम ये नहीं भी लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा, अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो ये गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन रखा है तो ठीक है। ये मैं वैल्यू बदल सकता हूँ 0 की जगह। मैं आपको इसका कंपाइल करके दिखाता हूँ। देखिए कोई एरर नहीं है, राइट। रन करते हैं तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 16 ये आया, 12.5 यहाँ से आया, और 10 और 1 जो आया यहाँ पे हमने वैल्यू पास की है 10 और 1, राइट। देखिए यहाँ सेट एट्रीब्यूट फंक्शन को कॉल नहीं किया, बल्कि मैंने सेट एट्रीब्यूट फंक्शन में से उड़ा ही दिया है, राइट। जो इससे पहले हमने रूम में देखा इसमें से मैंने इस प्रोग्राम से उड़ा दिया है, क्योंकि एरिया कॉल किया है तो एरिया यहाँ आ रहा है। और यहाँ देखेंगे R2 में 2014 पास किया है, 2014 और 12 यहाँ पे दिया है, तो ये वैल्यू आई है अकॉर्डिंगली। और R3 देखेंगे तो 0 0 0, राइट, क्योंकि यहाँ 0 0 0 हमने दिया है। ओके, लेट मी चेंज इट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15 एंड हाइट 15। चलो ऐसे ही लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ विंडोज़ 5। तो जब भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे नया तो कुछ भी होगा, देखिए 15 15 15 और 5 आया। अगर मैं इसमें से हटा देता हूँ वैल्यूज़, तो तीनों के तीनों जो हैं, राइट, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तीनों की वैल्यू हो जाएगी सेम, देखिए, राइट। तो हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाए, सबकी वैल्यू आई डिफ़ॉल्ट, जो यहाँ से पास की। तो आइए अब समझे आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है समझे होंगे, पैरामीटराइज या आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर क्या है आप वो समझे होंगे। आगे अब देखते हैं क्या है। आगे है हमारा विजिबिलिटी मॉडिफायर एक्सेस, यानी यहाँ पे जो है विजिबिलिटी, यानी यहाँ पे अलग लेवल की प्रोटेक्शन की बात हो रही है। देखिए एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल का मतलब मुझे किसी चीज़ को अलाउ करना है, एक्सेस करना है, और किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है, कि कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है जो एक्सेस कर सके, कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है जो ना कर सके, राइट। तो यहाँ पे 4 पीस का प्रोटेक्शन कहा गया है। 4 पीस क्या होता है, राइट, यहाँ देखेंगे तो 4 पीस करके लिखा है। व्हाट इज द 4 पीस ऑफ प्रोटेक्शन आर पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ये 4P है। इसमें याद रखिएगा जावा में जो डिफ़ॉल्ट P प्रोटेक्शन यानी डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन लेवल है वो है पैकेज लेवल। ये MCQ में 100% पूछा जा सकता है, राइट, क्योंकि C++ से जो ये प्रोटेक्शन C++ में भी होती है, उसमें 3 लेवल की होती है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट होती है। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, लेकिन जावा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है पैकेज लेवल, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर आर पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट यूज फॉर बिफोर दी टाइप ऑफ वेरिएबल और मेथड। ये हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उससे पहले, आपने देखो, आपने पहली बार इससे पहले भी देखा था आपने, हमने यहाँ लिखा था पब्लिक क्लास, राइट। ये पब्लिक क्लास पहले लिख चुके हैं, राइट। यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लिख रहे हैं, ये कीवर्ड है, ठीक है। तो ये इससे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, When no modifier is used, जब कुछ नहीं लिखते हैं, it is default one having the visibility only within a package. Yes, एक पैकेज के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो पैकेज लेवल का होता है। That contains a class, right? Package is used to organize classes. Package statement should be added as the first non comment or non blank line in a source file. ये पैकेज अभी हमारे लिए जनरली क्या है, अगर हम पैकेज लेवल बनाना चाहें तो क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो पैकेज हमको क्या होता है, पहली लाइन में लिखना पड़ता है, राइट। वो नॉन कमेंट लाइन में, तो उसके आगे क्या लिखना पड़ता है, पैकेज करके पैकेज का नाम सेमीकोलन लगाना पड़ता है। हालांकि ये हमारे स्कोप में अभी है नहीं, राइट। इन दिस बुक वील यूज़ द डिफ़ॉल्ट पैकेज। अब ये एक्सेस मॉडिफायर की ये जो जनरली इन्होंने दिया है, राइट, उसकी विजिबिलिटी क्या है बताया है। पब्लिक की जो जहाँ भी पब्लिक लिखेंगे वाइडेस्ट एक्सेस है, यानी हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है। देन जहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेवल है 3 लेवल की है, यानी पैकेज, प्रोटेक्टेड और पब्लिक वाले हैं, और प्रोटेक्टेड की लेवल थोड़ी और कम है, प्राइवेट की बिल्कुल नैरोवेस्ट है। ये जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तब समझेंगे, ये आपको देखना है, टेबल खाली रेफर करना है।
देखिए क्या दिया है यहाँ पे, एनी मेथड और अ वेरिएबल विजिबल टू द क्लास इज विच इज़ डिफाइंड इफ़ यू वांट टू मेक इट विजिबल टू ऑल द क्लासेस। रिमेंबर ऑल द क्लासेस का मतलब सिर्फ जावा में एक क्लास नहीं है, बहुत सारी क्लासेस बनाई जाएंगी। अब वो सबको अगर अलाउ करना है कि वो आप बाहर से दूसरी क्लास वाला के हमारी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करें, तो उसको पब्लिक लिखना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए लिखा है आउटसाइड डिक्लेयर द मेथड और वेरिएबल टू हैव पब्लिक एक्सेस, दिस इज द वाइडेस्ट पॉसिबल एक्सेस। यानी कोई भी एक क्लास, जैसे रूम क्लास बनाया है, एक और हमने क्लास बना ली जैसे प्राइम बनाया है, तो प्राइम के अंदर रूम का भी है ऑब्जेक्ट बना लूँ या प्राइम के अंदर उसको एक्सेस करना चाहूँ तो वो पॉसिबल है व्हेन आई यूज़ इट पब्लिक, राइट। To provide public access, we use the access modifier public before the data type। यहाँ दिया है public float length, public double area, right। ऐसे तो ये प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा। पैकेज इज विदाउट स्पेसिफाइंग एनीथिंग, राइट। पैकेज इज नेक्स्ट, यानी जो भी हम नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट पैकेज ही होता है, राइट। आपने देखा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वी हैव यूज्ड ऑलरेडी दिस थिंग, राइट। दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सेस। नो प्रिसाइज नेम, यहाँ कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पैकेज का नाम होगा वो दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कुछ लिया है क्लास करके रेक्टेंगल, इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ क्या किया है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, डबल लेंथ विड्थ लिया है, राइट। इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, पूरा प्रैक्टिकल में दिखा के एक्सप्लेन करता हूँ। आइए प्रैक्टिकल देखिए। देखिए ये रहा प्रैक्टिकल, देखिए ध्यान से। यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास बनाई है। रेक्टेंगल क्लास के अंदर यहाँ पे हमने दो इसके इंस्टेंस वेरिएबल यानी इसके अंदर मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और साथ में यहाँ पे 1 2 3 यानी फिर से इंस्टेंस मेथड, यानी कि हमने इंस्टेंस मेथड यानी कि मेंबर फंक्शंस भी इसमें डिक्लेयर किए हैं। इसका काम क्या है, कोई भी रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की लेंथ या विड्थ तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम इनपुट लेंगे बाहर, यहाँ इस क्लास यहाँ पे देखेंगे रेक्टेंगल क्लास है, इसमें स्टैटिक वॉइड मेन नहीं है, यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अलग क्लास से बनाया है। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो ये पैकेज है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर मैं पब्लिक लिख देता हूँ तो ये पब्लिक हो जाएगा, अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट में ये पैकेज लेवल होता है। तो हमने कुछ लिखा नहीं है तो ये पब्लिक पैकेज, यानी कि कोई भी क्लास के अंदर, सेम पैकेज के क्लास के अंदर इसको एक्सेस किया जा सकता है। थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे अभी, राइट। लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल। देखिए अब यहाँ पे एक फंक्शन है जिसके अंदर x और y दो लोकल वेरिएबल हैं, जो ये इंस्टेंस वेरिएबल के लिए डिक्लेयर किए गए हैं। x की वैल्यू जो आएगी वो लेंथ वाले वेरिएबल में यहाँ जाएगी, और y की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ से विड्थ में जाएगी। फिर एरिया एक और फंक्शन डिक्लेयर किया है इसी क्लास के अंदर। इसका काम क्या है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा जो भी वैल्यू होगी उस रेक्टेंगल की। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये मैंने रेक्टेंगल जैसा बनाया है, यहाँ लेंथ और विड्थ मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है, और ये एरिया फंक्शन बनाया है। तो अभी तक हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं आई। जैसे मैंने R1 बना दिया तो यहाँ 0 0 लेंथ और विड्थ ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ जाएंगी, राइट। जब मैं ये वैल्यूज़ चेंज करना चाहूँगा, अगर मैं वैल्यूज़ को चेंज करना चाहूँगा तो वैल्यूज़ चेंज करने के लिए सेट वैल्यूज़ करके फंक्शन यूज़ करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने उसको इस तरह से कुछ किया है। नीचे देखेंगे क्लास, ये देखेंगे रेक्टेंगल डेमो पब्लिक क्लास है, इसके अंदर क्या किया है, दो ऑब्जेक्ट बनाए R1 R2, राइट। लेट मी शो यू, यहाँ R1 R2 बना दिए। तो दोनों में अगर आप देखेंगे तो दोनों की वैल्यू 0 0 आएगी। अगर मैं यहाँ डिस्प्ले करूँ तो दोनों डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शन बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो लेंथ और विड्थ दोनों प्रिंट करेगा। ये फंक्शन है, ये फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही क्लास में है। तो इसको प्रिंट करेगा 0 0। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, R1 डॉट सेट वैल्यूज़ में लिखा है 10.5 and 20। सेट वैल्यूज़ जैसे ही किया तो ये 10.5 and 20, तो यहाँ पे देखेंगे तो एरिया 210 हो गया। ऐसे ही R2 में पास किया वैल्यू 10 and 15, तो ये वैल्यू आ गई 150, ठीक है। ये वैल्यू हुई एरिया की। तो अब ये कर क्या रहे हैं, यहाँ R1, ध्यान से रहिए, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ आपको इस क्लास की प्रॉपर्टी को नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ आपको विजिबिलिटी समझाऊंगा, राइट। पब्लिक क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, प्राइवेट क्या है, राइट। पैकेज है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैं नहीं लिखता हूँ पब्लिक तो भी लिखता हूँ तो भी चलेगा, नहीं लिखता हूँ तो भी चलेगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पैकेज। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे R1 R2 दो ऑब्जेक्ट बने, उनकी वैल्यू पास कर दी, डिस्प्ले करा रहा हूँ, राइट। उसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, R1 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये पैकेज है। तो ये क्लास और ये क्लास दोनों एक ही पैकेज में है, इसलिए ये एक्सेसिबल है। अभी मैंने क्या बोला, फिर से चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही क्या क्या R1 R2 से क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं, सेट वैल्यूज़ जो इधर दिया है,
ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले जो इधर दिया है, एरिया जो इधर दिया है। लेट अस कंपाइल दिस प्रोग्राम। कंपाइल करते हैं, देखिए कोई एरर तो नहीं है, ना कोई एरर नहीं होना चाहिए, ना कोई नहीं है। रन करके देखते हैं तो देखिए क्या आया आंसर। यहाँ पे अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर आ रहा है इस तरह से कि रेक्टेंगल विथ लेंथ 10.5, तो 10.5 यहाँ से आ रहा है R1 से, एंड विड्थ 20 यहाँ से आ रहा है। इसका एरिया आया 210 जो इस फंक्शन के थ्रू आ रहा है R1 डॉट एरिया। लेकिन इसमें क्या किया है, रेक्टेंगल विथ ये वाली लाइन डिस्प्ले के थ्रू प्रिंट कराई, और ये वाली लाइन आप देखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कराई है, राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट R1 डॉट एरिया से। अब दूसरी लाइन में देखेंगे R2 डॉट डिस्प्ले, ठीक है, R2 से इसको डिस्प्ले सेम प्रिंट कराया, देखो ये आया सेम, सिमिलर प्रिंट है, क्योंकि ये आप देखेंगे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट से ये फंक्शन को कॉल किया जा रहा है डिस्प्ले को। लेकिन नीचे वाली लाइन में देखेंगे एरिया और ये दो अलग अलग तरह से प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ R1 से लेंथ, R1 से विड्थ और R1 से ही एरिया को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये R1 की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे, R2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। टेक्निकली यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए था, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था R2, लेट इट बी R2, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है गड़बड़ी आप देखेंगे तो R1 की वैल्यू दिखा रहा है, जबकि उसको R2 की दिखानी चाहिए थी। कंपाइल करके दोबारा रन करके देखते हैं तो देखिए अभी आया 10, 15 एंड 150, राइट। इसमें कोई इशू नहीं है, ये आप प्रोग्राम पहले देख चुके हैं। अभी आप प्रोग्राम देखते हैं, राइट, विद द प्रोटेक्टेड। अच्छा, प्रोटेक्टेड और पैकेज में इनिशियली अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा। प्रोटेक्टेड तब काम आएगा जब हम इनहेरिटेंस सीखेंगे, रिमेंबर। इसलिए प्रोटेक्टेड को मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ, जब मैं आपको इनहेरिटेंस बताऊँगा तो इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड का प्रोविज़न दिखाऊंगा। तो अब मैं आपको लेके आता हूँ सीधा प्राइवेट में। देखिए यहाँ प्रोटेक्टेड लिखा है, यहाँ पब्लिक लिखा हुआ है। ये दूसरा प्रोग्राम है, ये दूसरा प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसके आ जाता हूँ रेक्टेंगल डेमो प्राइवेट में। यहाँ मैंने प्राइवेट कर दिया, ध्यान से देखिए, ये प्राइवेट कर दिया, प्रॉपर्टी जोड़ दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं R2 कर देता हूँ R1 की जगह। बाकी सब देखेंगे तो सब सेम है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। लेट मी शो यू। जब मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर देगा, देखिए नाउ ये वाला कंपाइलेशन में एरर क्यों आया, ओनली बिकॉज हमने यहाँ प्राइवेट लिखा है। प्राइवेट का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी प्राइवेट है, इसका मतलब इस क्लास के बाहर इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली एक्सेस किया ही नहीं जा सकता। तो हम ये लेंथ और विड्थ को क्या कर रहे हैं, यहाँ देखेंगे तो लेंथ और विड्थ को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है थ्रू द ऑब्जेक्ट कॉल R2। और आप देखिए ध्यान से, एरर भी यही दे रहा है, लेंथ एज अ प्राइवेट एक्सेस इन रेक्टेंगल, राइट। तो यहाँ पे क्या है, R2 डैट लेंथ हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो एरर दे रहा है। फिर देखा है विड्थ हैज़ अ प्राइवेट एक्सेस इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्लास का नाम है, लेंथ और विड्थ उसके इंस्टेंस वेरिएबल का नाम है, यानी डेटा मेंबर का नाम है। तो जब आप प्राइवेट लिख दोगे तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से इनको एक्सेस कर नहीं सकते, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में ये होता है कि R1 या R2 दो ऑब्जेक्ट हैं, इसको कोई भी जहाँ भी प्राइवेट लिखा होगा उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। अब जैसे यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं लिखा है, एरिया में कुछ नहीं लिखा है, वॉइड में कुछ नहीं लिखा है, डिस्प्ले में कुछ नहीं लिखा है, तो देखो डबल के आगे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइवेट, राइट, सेव करता हूँ। अब देखेंगे दोबारा कंपाइल करके देखेंगे तो एरर बढ़ जाएगा। देखिए नाउ यू गॉट द 4 एरर्स, पहले 2 एरर्स थे, अब यहाँ 4 एरर हो गए। क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को भी प्राइवेट कर दिया, यानी इस फंक्शन को भी हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या किया, यहाँ पे R2 डॉट एरिया एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए एरर आया, राइट। ये एरर इस तरह से, अब देखेंगे तो सबके आगे एरर वही होगा, एरिया हैज़ अ प्राइवेट एक्सेस, राइट। R1 से भी एक्सेस करने की कोशिश किया है, राइट। तो प्राइवेट को कभी भी एक्सेस करना हो तो डायरेक्टली फंक्शन से नहीं, और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते। तो प्राइवेट को एक्सेस क्या करेंगे, प्राइवेट को एक्सेस करेंगे थ्रू फंक्शन ओनली। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अभी आपको एक और प्रैक्टिकल दिखाता हूँ जिसमें मैं इनको एक्सेस करूँगा थ्रू कंस्ट्रक्टर, या इसी में मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू, मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। देखिए ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होगा, जो क्लास का नाम है वही रहेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वैल्यू पास कर देते हैं ये वाली, ठीक है, $x$y। अब जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसी समय वैल्यू पास कर दो, 10.5, 20, नो नीड टू कॉल सेट वैल्यूज, 10,5, राइट। ऐसे भी कर सकते हैं। अब जहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ इसके अंदर ही मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, राइट। यहीं पे मैं एरिया लिख दूंगा,
राइट। तो जैसे लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाली चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज कर दूंगा क्योंकि ये फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ, यहाँ R2 नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे लेंथ, एंड विथ दिस मच, यहाँ विथ डायरेक्टली लिखेंगे, और यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी क्लास का पार्ट है। ये हमने लिख दिया और इसको हम यहाँ क्लोज कर देंगे ऐसे, राइट। दिस इज क्लोज्ड, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ये डिस्प्ले फंक्शन हो गया। तो अभी हमको क्या फंक्शन चाहिए, हम सेट इसको एक्सेस कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू R1 डॉट डिस्प्ले। अब आपको ये प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये प्रिंट करने की ज़रूरत है। तो R1 डॉट डिस्प्ले, R2 डॉट डिस्प्ले, देखिए राइट। यहाँ पे मैं वैल्यू भी पास नहीं कर रहा हूँ, कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कोई एरर नहीं आया, और रन करने की कोशिश करता हूँ, देखिए रन भी हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँ R1 डॉट, ध्यान से देखिए, लेंथ इज इक्वल टू 10, राइट। व्हाट इट मीन्स कि मैं R1 की लेंथ को चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे 10 करना चाहता हूँ, राइट। लेकिन ये मुझे परमिशन अलाउ नहीं करेगा, जैसे ही कंपाइल करूँगा एरर देगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ डिक्लेयर्ड प्राइवेट। आई होप समझ गए होंगे आप प्राइवेट पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, राइट। ये एक्स्ट्रा प्रोविजन और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होता है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके आगे इसकी थियरी पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा है इसमें। देखिए प्रोटेक्टेड का क्या लिखा है, पहले तो the level of protection is used to allow access only to the subclasses or to share with the methods declared as friend। अच्छा चलो इसको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिए कि किसी चीज़ को हम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। समझो कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी जानकारी है, हमारी खुद की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, हम कुछ लोगों से शेयर करते हैं, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड के अंदर हमने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ प्रिंट करवा के और पब्लिश करा के और लोगों से शेयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरली बोलेंगे पब्लिक एक्सेस। पब्लिक का मतलब दैट कैन बी शेयर्ड एंड दैट कैन बी शेयर्ड विद एनीवन, किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है। और कुछ ऐसी जानकारी होती है जो हम सिलेक्टेड लोगों से करते हैं, राइट, जो फ्रेंड्स हुए, रिलेटिव्स हुए, ऐसी चीज़ें होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जनरली प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड यहाँ भी ऐसा है कि जहाँ जहाँ प्रोटेक्टेड हम डिक्लेयर करेंगे वो कुछ ऐसा होगा कि कुछ सिलेक्टेड पार्ट हम कुछ सिलेक्टेड क्लासेस के साथ शेयर करेंगे, सबके साथ नहीं, इसलिए वहाँ प्रोटेक्टेड लगाया जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है हम किसी से शेयर नहीं करते, राइट, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट। तो यहाँ प्रोग्रामिंग में भी प्राइवेट एक्सेस होता है, राइट, जिसको हम प्राइवेट लगा देंगे, राइट, प्राइवेट कर देंगे, तो वो कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं होगा, राइट। लेट अस रीड दिस थिंग। देखिए क्या बोला है, प्राइवेट हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड यूजिंग प्राइवेट प्रोटेक्शन लेवल, दिस प्रोवाइड द नैरोएस्ट विजिबिलिटी, मतलब कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेट मेथड्स एंड वेरिएबल्स आर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय ओनली बाय द मेथड्स डिफाइंड इन अ क्लास। यस, जैसे ये जो प्राइवेट है, राइट, इनको कौन एक्सेस कर सकता है, इनको सिर्फ ये मेथड्स एक्सेस कर सकते हैं। मेथड यानी फंक्शन, ये फंक्शन इसी क्लास के अंदर है, इसलिए इनको एक्सेस कर सकते हैं। और क्योंकि हमने इसको पब्लिक दिया है या पैकेज दिया है, तो इसको हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ करूँ R1 डॉट सेट वैल्यूज़ ऑफ R1, इंस्टेड ऑफ 10.5 की जगह मैं 25 कर देता हूँ और यहाँ 45.5 कर देता हूँ, तो ये वैल्यू बदल जाएगी R1 की। अभी आप देखेंगे तो कंपाइल करूँगा तो यहाँ 10.5 और 5 नहीं आएगा, यहाँ बदल गया, देखिए 25 एंड 45.5। दैट इज़ थ्रू दिस फंक्शन ओनली। ये फंक्शन के थ्रू किया मैंने, ये फंक्शन के थ्रू मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को एक्सेस किया और इसके थ्रू इसको एक्सेस किया, जो कि प्राइवेट है। तो इनडायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्टली नहीं है। तो ये वही बोल रहा है, राइट, प्राइवेट मेथड्स एंड वेरिएबल्स आर डायरेक्टली एक्सेसिबल ओनली बाय द मेथड्स डिफाइंड विद इन अ क्लास, दे कैन नॉट बी सीन बाय एनी अदर क्लास, यानी किसी और क्लास के थ्रू उसको एक्सेस नहीं किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इट इज़ इनफैक्ट अ कॉमनली यूज्ड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड्स डेटा एनकैप्सुलेशन। याद रखिए डेटा एनकैप्सुलेशन मैंने पढ़ाया था लास्ट में। तो डेटा एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा ये क्लास को हमने डिक्लेयर किया है, ये एनकैप्सुलेटेड क्लास है। तो इससे क्या मिल रहा है, वी आर हाइडिंग द डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड। यस, हाइडिंग द डेटा मतलब इसके, ये आउटसाइड वर्ल्ड, ये इसका वर्ल्ड हो गया और ये आउटसाइड वर्ल्ड हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम काफ़ी सारा डेटा छुपा रहे हैं, बाहर वाली दुनिया को ये नहीं पता है कि इसके अंदर क्या क्या प्राइवेट है। दे कैन ओनली एक्सेस दी पब्लिक पार्ट, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरली हम उसको बोलते हैं हाइडिंग डेटा, हाइडिंग कहते हैं, राइट। तो साथ में क्या है, हाइडिंग डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड स्लाइड एंड लिमिटिंग इट्स मैनिपुलेशन, उसको अलाउ करने से हम रोक रहे हैं एक्सेस करने से। द बेस्ट वे टू प्रोवाइड डेटा इन्फॉर्मेशन मेक मच डेटा एज प्राइवेट एज पॉसिबल। यस, जितना हो सके उसको प्राइवेट रखिए। चलिए अब आगे यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया है कि इसको प्राइवेट लगा के
यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्टर बताया, जैसे मैंने आपको दिखाया कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने एक्सेस किया, राइट। अब आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिया हुआ है यहाँ पे एक्सेसर एंड म्यूटेटर, राइट। इसको अभी हम समझने से पहले ये देखते हैं कि कैसे क्या होगा कि मैं अगर बोलूँ कि R1 के जो लेंथ है उसको मुझे यहाँ लिखना है, प्रिंट करना है। यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ system.out.println द लेंथ ऑफ, राइट, R1, यहाँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, राइट, जो भी है लेंथ इस R1 की मैं यहाँ लिखूँ R1 डॉट लेंथ। अब आपको मालूम है कि ये अलाउ नहीं करेगा, लेकिन फिर मुझे फिर भी एक्सेस करना है, तो ये तो एरर देगा, सीधा सीधा एरर देगा, देखिए। और क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और मेथड बनाएंगे, राइट। ये मेथड क्या करेगा, ये हमारा सपोर्ट करेगा, किस लिए कि मैं लेंथ को एक्सेस करना चाहता हूँ, विड्थ को एक्सेस करना चाहता हूँ, लेकिन डायरेक्टली नहीं करूँगा, यूजिंग मेथड, राइट। जैसे ये किया है वॉइड सेट वैल्यूज़, ऐसे ही मैं करूँगा कि ये डबल है, लेंथ है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये रिटर्न कराऊँगा, डबल डेटा टाइप दूंगा और लिखूँगा गेट लेंथ, ठीक है। और इसके अंदर क्या करूँगा, लिख दूँगा रिटर्न करो द वैल्यू ऑफ लेंथ। ये वैल्यू करेगा, रिटर्न वैल्यू देगा, लेंथ की जो वैल्यू होगा इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रादर देन राइटिंग R1 डॉट लेंथ, मैं क्या लिखूँगा, R1 डॉट, यहाँ फंक्शन लिखूँगा गेट लेंथ, ठीक है, R1 डॉट गेट लेंथ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये लिख दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं भी कंपाइल करूँगा ना, देखिए यहाँ कोई एरर नहीं आया। अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखो द लेंथ इज़ 25। अब आप देखेंगे तो R1 की लेंथ 25 मैंने एक्सेस किया, बट डायरेक्टली नहीं, यूजिंग दी एक्सेसर फंक्शन, इसको हम कहते हैं एक्सेसर फंक्शन। ये क्या करता है, ये जो भी क्लास के डेटा मेंबर हैं, प्राइवेट मेंबर हैं, उनकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, यानी देखो मॉडिफाई नहीं कर रहा है, मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मुझे मॉडिफाई करने की जगह वहाँ से एक्सेस दे रहा है कि R1 की लेंथ क्या है, R2 की लेंथ क्या है, ये मुझे एक्सेस करके दे रहा है। इसलिए हम इसको एक और भी नाम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक्सेसर फंक्शन। देखिए R1 R2 का आ गया, तो ये यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एक्सेसर एंड म्यूटेटर क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा, राइट। MCQ में पूछा जा सकता है। एक्सेसर मेथड को हम यहाँ पे गेटर मेथड भी बोल सकते हैं, म्यूटेटर को हम यहाँ सेटर भी बोल सकते हैं। सेटर का मतलब अगर मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट करनी है, देखिए सेट वैल्यूज़ मैंने किया, R1 डॉट सेट वैल्यूज़ किया, ये क्या किया, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है ये 10.5 एंड 20, देखिए, ठीक है। ये देखेंगे तो हम यहाँ देखेंगे तो 10.5 एंड 20 वैल्यू है R1 की, और R2 की 10 एंड 15 है। ओके, नाउ व्हाट हैपन, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये जो है फंक्शन, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा R1 डॉट वैल्यूज सेट वैल्यूज़, तो इसकी लेंथ और विड्थ की वैल्यूज़ को बदल रहा है, चेंज कर रहा है, ना खाली एक्सेस कर रहा है बल्कि वैल्यू को भी चेंज कर रहा है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, म्यूटेटर। रिमेंबर, म्यूटेटर फंक्शन कहेंगे या सेटर फंक्शन कहेंगे, राइट। तो ये वही कह रहा है कि एक्सेसर मेथड वो होते हैं जो वैल्यू को एक्सेस करते हैं, जो यहाँ से रिटर्न कर रहा है। जैसे लेंथ का है तो मैं ऐसे ही और कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और ले लिया, लेंथ की जगह गेट विड्थ भी दे दूंगा, राइट, दिस इज विड्थ, तो यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा विड्थ। तो मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, आई एम एक्सेसिंग थ्रू दी फंक्शन। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा लेंथ इज दिस एंड विड्थ इज दिस, द विड्थ इज गेट विड्थ करके हम ऐसे कर सकते हैं, राइट, R1 डॉट गेट विड्थ, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीज़ किया हमने, सेटर और गेटर फंक्शन। यहाँ पे हम गेटर फंक्शन है, अगर पूछा जाए गेटर फंक्शन का दूसरा नाम क्या है या सेटर फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा, राइट। एक्सेसर मेथड जो होते हैं उनको गेटर कहते हैं, जो सिर्फ वैल्यू को एक्सेस करते हैं। म्यूटेटर वो है, म्यूटेटर का मतलब म्यूटेशन प्रोवाइड करना, यानी वैल्यू को चेंज करना। तो ऐसे फंक्शन देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो इससे इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेंथ और विड्थ की कोई, खाली डिस्प्ले करा रहा है। लेकिन जब इसको कॉल कर रहा हूँ सेट वैल्यूज़ को, तो ये इनकी वैल्यूज़ को बदल रहा है, राइट, यानी म्यूटेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए म्यूटेटर। म्यूटेटर का मतलब सेटर। आई होप कि आप समझे होंगे एक्सेसर एंड म्यूटेटर क्या होते हैं, राइट। अब क्या है, पासिंग ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर, राइट। अगेन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ही एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, अब क्योंकि क्लास एक हमारा कस्टमाइज डेटा टाइप भी है, तो एज ए डेटा टाइप मैं इसको यहाँ दो ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ और उसमें से कौन सा बड़ा है, राइट, उसको रिटर्न कराऊंगा। तो अभी इसका भी आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकल, कैसे इसका हो सकता है। ये रहा इसका प्रैक्टिकल। देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया है इस क्लास के अंदर,
ध्यान से देखेंगे यहाँ डेटा टाइप दिया है बुलियन। बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना, वैल्यू रिटर्न ट्रू या फॉल्स होती है। फंक्शन का नाम है इस लार्ज। अब जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ फंक्शन का नाम है सेट वैल्यूज, इसके अंदर क्या है, डबल डेटा टाइप लिया है, यहाँ भी डबल डेटा टाइप लिया है, राइट। यहाँ डेटा टाइप डबल नहीं, यहाँ इसी क्लास का डेटा टाइप दिया है रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल ही पास करेंगे, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट। रेक्टेंगल का क्लास होता है तो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल RECT। तो यहाँ पे इसको कॉल कैसे करेंगे, थोड़ा सा चेंज किया, देखो मैंने क्या लिखा है, R1 डॉट इस लार्ज, यानी अब इस लार्ज फंक्शन को R1 एक्सेस कर रहा है और इसके अंदर क्या चाहिए, एक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट पास होना चाहिए। तो R2 क्या है हमारा, एक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्टली ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं। तो यहाँ से जो R2 जा रहा है और R1 कॉल कर रहा है, तो R1 कॉल कर रहा है तो ये एरिया जो है ये R1 की है और जो आ रहा है वो रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल 2 का एरिया। अब यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज ग्रेटर देन रेक्टेंगल 2। अगर रेक्टेंगल 1 की एरिया रेक्टेंगल 2 से बड़ी है तो ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर रहा है फॉल्स, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि R1 क्या R2 से बड़ा है। अगर हाँ तो ये प्रिंट करो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज लार्जर देन रेक्टेंगल 2, अदरवाइज प्रिंट करना एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इज लार्जर देन रेक्टेंगल 1। लेट मी कंपाइल इट, देखते हैं कंपाइल करके, ये कंपाइल किया, रन करते हैं। देखो यहाँ पे रेक्टेंगल 1 का एरिया है 1137, यहाँ 150, तो ये क्या आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज लार्जर देन दिस। तो हम क्या करते हैं, लेट मी चेंज इट टू 150, राइट। अभी मैंने क्या किया, रेक्टेंगल 2 को बड़ा कर दिया है, लेट मी रिड्यूस इट टू शो यू। देखिए अभी क्या आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इज लार्जर देन रेक्टेंगल 1, क्योंकि यहाँ हो गया 1500 एरिया और यहाँ हो गया 1137, राइट। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन ले रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन आर्ग्यूमेंट। जैसे क्या बोला है, पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट एक ही बात है, राइट। यहाँ पे इसी क्लास का हमने पैरामीटर पास किया, राइट। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस, राइट। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब है कि ऐसा समझ लो कि पेरेंटल क्लास है, पेरेंटल क्लास से जो चाइल्ड क्लास तक प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे या भेजेंगे उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड वैल्यू। जैसे अगर हम बोलें इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। लेट मी शो यू दिस थिंग, लेट मी शो यू सम एग्जांपल। ये देखिए, आपको ये रिवाइज कराएगा जो पिछले चैप्टर में मैंने आपको थियरी पढ़ाया था कि एक व्हीकल है, राइट। व्हीकल हमारा मेन पेरेंट क्लास होगा, तो इसके जो चाइल्ड क्लास होंगे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। क्या बोल सकते हैं, 2 व्हीलर इज़ अ व्हीकल एंड 4 व्हीलर इज़ अ व्हीकल। तो ये मैंने आपको बताया था, इज अ रिलेशनशिप, एज अ रिलेशनशिप और होल्ड्स अ रिलेशनशिप। जी आपको पिछले चैप्टर में, आपको चैप्टर नंबर 6 में जब उप कंसेप्ट हमने पढ़ा था उस समय आपको मैंने बताया। तो इनहेरिटेंस यहाँ भी हम प्रैक्टिकल में करेंगे। जैसे एक व्हीकल क्लास होगी तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी 2 व्हीलर में भी आएगी, कुछ प्रॉपर्टी 4 व्हीलर में भी आएगी। तो व्हीकल क्लास बनेगी, 2 व्हीलर एक्सटेंड करेगा उसको, 4 व्हीलर भी उसको एक्सटेंड करेगा। फिर 2 व्हीलर से हम एक क्लास बनाएंगे मोटर बाइक की, मोटरसाइकिल की। तो ये अपने आप में 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं लेकिन दोनों 2 व्हीलर हैं। ऐसे ही ये ट्रैक्टर भी दिखाया और ये कार भी दिखाया है, राइट। तो ये भी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं लेकिन दोनों के दोनों 4 व्हीलर हैं। ऐसे ही बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में इन क्लास बना सकते हैं, उसमें फ़ोन्स आ सकता है, स्पीकर्स आ सकता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को एक्सटेंड करता है प्रॉपर्टी को, राइट। जैसे फ़ोन है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक में फ़ोन, तो फ़ोन में मोबाइल फ़ोन हो गया, कोड फ़ोन आ गया। तो इसकी क्लास अलग बनेगी, पहले क्लास बनेगी इसकी, ये एक्सटेंड करेगा इसमें, फिर इसकी क्लास बनेगी, ये दोनों एक्सटेंड होंगे इसमें। इट इज़ लाइक दिस सिंपल, लाइक ये बताया है कि क्लास ए से क्लास बी बनाया, सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। फिर ये क्या हुआ, क्लास बी से और सी और डी बनाया, तो ये मल्टीपल, ये भी हम देखेंगे तो हायरार्किकल हुआ, राइट। क्लास ए से सी और बी बनाया, दोनों से डी, ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है ये होता नहीं है जनरली, राइट। ये क्लासेस का जो कंसेप्ट यहाँ दिखाया है ये जावा में नहीं होता है, राइट, लेकिन ये होता है, राइट। ये जावा का हमारा भी इसमें कंसेप्ट में है नहीं, इसलिए हम इसको देखेंगे नहीं। तो इनहेरिटेंस का भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ, राइट। लेट मी शो यू द एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस प्रैक्टिकल। देखिए यहाँ पे क्या किया है, जो रूम क्लास और रूम क्लास का डेमो वाला जो मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया था इससे पहले वाला, उसमें से सिर्फ हम क्या करेंगे, ये वाला क्लास अलग ले लेंगे, राइट। इसमें क्या किया मैंने, इसको मैं बंद कर देता हूँ और क्या कर देता हूँ, ये वाला सिर्फ रूम क्लास मैंने, देखिए यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने निकाल दिया पूरा का पूरा। नाउ दिस रिमेन्स ओनली ए सिंगल क्लास जिसमें हमने नाम दिया इसका रूम डॉट जावा, राइट। इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई स्टैटिक मेन नहीं है, तो ये अलग से एक क्लास हो गई अभी। अब इसके अंदर वही सारी डिक्लेरेशन है जो पहले हमने किया था, राइट। जो इसमें हमने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया था, इसमें कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर किया था, राइट। इसके अंदर हमने फंक्शन लिया था, इसके अंदर डिस्प्ले लिया था, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ एक और क्लास बना रहा हूँ, क्लास रूम, राइट। ध्यान से देखिए यहाँ पे एक कीवर्ड देखिए, एक्सटेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ
कि क्लासरूम एक क्लास बनाओ और जितनी प्रॉपर्टी रूम की है वो इसको दे दो, राइट। यानी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं ये सारी प्रॉपर्टी इसको भी मिलेगी विदाउट राइटिंग, राइट। इसको एक बार और समझिए, मैंने जैसे कहा इनहेरिटेंस में आपको उप कंसेप्ट में बताया था कि अगर मैं बोलूँ कि एम्प्लॉय एक क्लास है और पर्सन भी एक क्लास है, तो पर्सन की प्रॉपर्टी और एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी, एम्प्लॉय की सारी प्रॉपर्टी और पर्सन की सारी प्रॉपर्टी को आप थोड़ा सोचें, तो जितनी भी पर्सन की प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी एम्प्लॉय के पास होगी, राइट। जैसे पर्सन की हाइट, वेट, नेम, जेंडर, एरिया ऑफ वेयर इज लिविंग, डेट ऑफ बर्थ, ये सब होती है, वैसे ही सारी प्रॉपर्टी आपकी एम्प्लॉय की भी होगी। तो पेरेंट क्लास क्या बनेगा, जिसकी कम प्रॉपर्टी, यहाँ हम बोलेंगे मेन के पर्सन है, पर्सन की प्रॉपर्टी है, राइट। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है हम देते हैं जनरली एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय क्या होगा, एम्प्लॉय ये होगा कि वो पर्सन की सारी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करेगा और खुद की प्रॉपर्टी ऐड करेगा। सेम वे यहाँ के एक रूम है, राइट। क्लासरूम भी एक रूम है और रूम भी एक रूम होता है, बट हर क्लासरूम एक रूम होता है, लेकिन हर रूम एक क्लासरूम नहीं होता है। इसलिए क्या हुआ कि जैसे बोलूँ कि हर पर्सन आप देखेंगे एम्प्लॉय नहीं होता, लेकिन हर एम्प्लॉय एक पर्सन होता है, राइट। तो क्लासरूम इज़ अ रूम बट रूम इज़ नॉट अ क्लासरूम, इसलिए ये यहाँ पेरेंट होगा और ये चाइल्ड क्लास हुआ। तो क्या कर रहा है, क्लासरूम सारी रूम की प्रॉपर्टी एक्सटेंड करेगा। इसके अलावा दो प्रॉपर्टी क्लासरूम की और आ गई, क्या ऐड की है, ऐसे तो और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन यहाँ इस केस में दो ऐड किए कि नंबर ऑफ बेंचेस कितने हैं क्लासरूम में और नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं बेंच पे, राइट। और यहाँ पे हमने क्लासरूम का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाला, राइट, जिसमें नल है, कुछ भी नहीं है। और ये एक और क्लासरूम का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। अब देखेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ 2 लिखी है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टर में मैंने 6 पास की है। LWH बाइट, ये n, यानी ये जो वैल्यू यहाँ से आ रही है, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ विंडोज़, तो यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर में इसको कॉल किया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 प्रॉपर्टी और हैं, नंबर ऑफ बेंचेस एंड नंबर ऑफ सीट्स, ये दोनों की दोनों यहाँ पे रखी है। अब देखो ये चारों प्रॉपर्टी यहाँ पे सुपर, रिमेंबर अगेन सुपर एक स्पेशल कीवर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा तभी यूज़ होता है जब, राइट, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी वैल्यूज़ को पास करेगा पेरेंट क्लास। चाइल्ड क्लास में इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ टेक्निकल में हम सब क्लास बोलते हैं और जो पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास बोलते हैं। तो सुपर का मतलब है पेरेंट क्लास, राइट। इसका दूसरा नाम भी है कि आप कह सकते हो ये बेस क्लास है और ये डेराइव्ड क्लास है। तो डेराइव्ड क्लास की जो 4 प्रॉपर्टी हैं जो कि पेरेंट क्लास को बिलोंग करती है, जहाँ से एक्सटेंड की है वहाँ सुपर करके कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं। जैसे ही यहाँ से LWH और N की वैल्यू आएगी, और याद रहे ये पहला इसके अंदर लिखा होना चाहिए, दिस सुपर कीवर्ड या सुपर जो कंस्ट्रक्टर है ये हमारे कंस्ट्रक्टर में पहले लिखा होना चाहिए। चारों वैल्यू यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, इधर असाइन करेगा, राइट, और यहाँ से उसकी वैल्यू असाइन। अब बाकी 2 प्रॉपर्टी नंबर ऑफ बेंच और नंबर ये यहाँ दोनों इसको मिल जाएंगे। अरे यहाँ पे एक और वॉइड शो करके फंक्शन बनाया है। शो में क्या किया है, सुपर डॉट डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले फंक्शन जो है, देखिए यहाँ डिस्प्ले फंक्शन है, राइट, यहाँ पे हमने डिस्प्ले फंक्शन रखा है। अब ये मैंने डैश दिया है, ये डैश दिया हुआ था पहले ही, इसमें देखेंगे तो डिफरेंस भी आ जाएगा, नंबर ऑफ बेंचेस के नीचे प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे इसको प्रिंट करा रहे हैं, उसके नीचे हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ बेंचेस कितनी हैं और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। और यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया है गेट सीट्स, ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। जनरली बेंचेस पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ गेट सीट्स का देखेंगे तो नंबर ऑफ बेंचेस इंटू नंबर ऑफ सीट्स का मल्टीप्लाई करके यहाँ रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो अब ये डिस्प्ले फंक्शन यहाँ भी लिखा है और ये कहेंगे तो बेस क्लास में भी डिस्प्ले है और डिराइव क्लास में भी डिस्प्ले है। तो ये फंक्शन, यहाँ फंक्शन ओवरलोड नहीं हो रहा है, देखेंगे तो इसका सिग्नेचर अलग नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग मैंने आपको बताया, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। यहाँ पे सेम नेम यहाँ डिस्प्ले का है, यहाँ भी डिस्प्ले नेम है और यहाँ सिग्नेचर भी सेम है। अब क्योंकि 2 अलग अलग क्लास नहीं है, राइट, ये क्लास एक एक्सटेंडेबल क्लास है। अगर मैं ऑब्जेक्ट ऑफ रूम से कॉल करूँगा डिस्प्ले को तो ये प्रिंट करेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासरूम से प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट होगा। तो एक तरह से फंक्शन यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ, राइट, ये फंक्शन ओवरराइडिंग है। रिमेंबर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी फिर बता रहा हूँ, फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब जो होता है, जो फंक्शन बेस क्लास का है वही अगर रीडिक्लेयर किया है डेराइव क्लास में, उसको फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। क्योंकि डिस्प्ले देखो यहाँ भी कॉल किया है, यहाँ एक्सटेंड किया फंक्शन को, राइट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने भी, यहाँ भी देखेंगे तो हमने कोई इसके नीचे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं बनाया है। तो इसको कैसे सेव करेंगे, क्लासरूम के नाम से सेव करेंगे। अब मैंने एक इनहेरिटेंस करके एक नई क्लास बनाई जहाँ पे हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, यानी इसका यूज़ करेंगे। क्या किया है, क्लास इनहेरिटेंस बनाया, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया। तो यहाँ रूम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, देखिए
ये रूम क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया जो पहले आपने देखा था, और रूम 1 को डिस्प्ले करा रहे हैं। और यहाँ भी क्लासरूम का देखिए, क्लासरूम CR1 इज इक्वल टू न्यू क्लासरूम, और ये यहाँ पे उसकी वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, यहाँ से वैल्यू जाएगी इस कंस्ट्रक्टर में, और ये 4 वैल्यू यहाँ से जाएगी इसके अंदर, राइट। लेट अस सीक, अगर सब कुछ ठीक होगा तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। फिर CR1 डॉट शो, यानी क्लासरूम 1 को शो करके दिखाओ, और फिर यहाँ उसकी वैल्यू प्रिंट कराई। ऐसे ही क्लासरूम 2, राइट, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर वैल्यू पास की। फिर CR2 डॉट डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले फंक्शन दिखाया, जो डिस्प्ले किया है ये और शो किया है ये, दोनों दिखाएंगे यहाँ। और यहाँ टोटल नंबर ऑफ विंडोज़ को प्रिंट करा रहे हैं, राइट। लेट अस चेक, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने में कोई एरर नहीं आया। अब रन करते हैं, देखो तो ये क्या है, रूम 1 20 15 10 देखेंगे तो ये नंबर ऑफ विंडोज़ 2, ये एरिया आ गया। अब देखिए 30 20 12 ये पहले एज इट इज प्रिंट हुआ, राइट। अब यहाँ पे डैश डैश में देखेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ बेंचेस और सीट्स पर बेंच भी प्रिंट हुआ। ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, देखेंगे तो यहाँ से प्रिंट हुआ। और ये डिस्प्ले में यहाँ से वैल्यू आ रही है, /n दिया है यहाँ। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, राइट, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हटा दिया है, और ये इसको मैं क्लियर करके वापस कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ डैश हट गया और ये डैश आ रहा है आपका इसमें से, राइट। अगर हमें ये देखेंगे तो इतना फंक्शन जो है, दिस इज़ व्हाट द फंक्शन। यहाँ से अब मैं आपको ज़्यादा दिखाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ /n दे देता हूँ ताकि आप देख पाओ, समझ पाओ। यहाँ पे एंड में /n दे देते हैं, लाइन ब्रेक कर देते हैं। यहाँ भी क्या करते हैं, println के बाद में एक और println पास कर देते हैं, ताकि हम लोग ये गैप देख पाएँ और समझ पाएँ कि क्या चीज़ है, कैसे हो रही है। लेट अस सी, ये गैप आया कि नहीं, व्हाट एरर आई हैव रिसीव्ड, लेट मी सी कहाँ एरर आया। ओके, नॉट हियर, यहाँ कंपाइल करना है, मैं गलत कंपाइल कर गया। ये कंपाइल करेंगे और ये रन करेंगे, देखिए ओके, यहाँ एक गैप आया और यहाँ गैप नहीं आया। तो यहाँ गैप देने के लिए मुझे यहाँ जाके देना पड़ेगा एकदम इधर, system.out.println, यहाँ लाइन ब्रेक कर देते हैं, राइट। लेट अस चेक हियर, कंपाइल हियर एंड रन हियर। देखिए तो ये क्या है, ये R1 डॉट डिस्प्ले से ये आया, देन CR1 डॉट शो से ये आया यहाँ तक, एंड वी कैन सी CR2 से ये आया। और टोटल नंबर ऑफ विंडोज़ भी चेक कीजिए। ये क्या किया है, रूम यानी स्टैटिक का कॉल किया है, राइट। ये था आपका सिंपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि एवरी क्लासरूम इज़ अ रूम बट एवरी रूम इज़ नॉट अ क्लासरूम। इसको हम बोल सकते हैं ये इनहेरिटेंस का एग्जांपल। आई होप आप समझे होंगे, राइट। अब आगे का जो प्रैक्टिकल है, थियरी है, कंपोजिशन एग्रीगेशन मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, राइट। आप ये खुद प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए। इस चैप्टर को यहाँ मैक्सिमम हमने इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें समझी। अब आप देख सकते हैं इनके MCQs जो है मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं, आप देख के अपने टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर दीजिए, राइट। चैप्टर ये जो पूरे के पूरे हाईलाइटेड कंटेंट है, राइट। जितनी बार ये वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। जब तक आप इस चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को समझ भी नहीं पाएंगे। और जो ये जितने भी मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम दिखाए हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स को क्या करूँगा, मैं मेरे ब्लॉग पे डाल दूँगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, मेरे ब्लॉग है ये narendraelyani.online.blogspot.com, राइट। यहाँ पे सारे के सारे सॉल्यूशंस में डाल दूँगा, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे, GSCB करके डालेंगे, इधर GSCB करके डालेंगे, तो जितने भी आपके रिलेटेड आपके इनपुट्स होंगे या रिलेटेड आपको जो चीज़ें सर्च करनी है रिलेटेड गुजरात बोर्ड, यहाँ आप देख सकते हो। जितने प्रैक्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी थियरी बता रहा हूँ, सारे उसके आपको कोडिंग के फाइल भी मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। बार बार देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।